कंपनी ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन जो कि सेक्शन 141 डील करता है। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनीज एक्ट 2013 में कौन से सेक्शन में कौन से प्रोविजंस को डील किया गया है। जस्ट एक बार हम बहुत जल्दी से इसको देखते हैं। तो सेक्शन 139 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर। सेक्शन 140 डील करता है रिमूवल रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग स्पेशल नोटिस। सेक्शन 141 डील करता है एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 142 remuneration of auditor. Section 143 power and duties of auditor and auditing standards. Section 144 auditors not render a certain services. Section 145 auditor to sign audit report. Section 146 auditor to attend general meeting. Section 147 punishment for contraventions. Section 148 central government to specify audit of items of cost in respect of certain companies. तो ये सारे sections हैं जिसमें कंपनी ऑडिटर के ये प्रोविजंस को डील किया गया है। लेकिन हम सबसे पहले जो आज सेक्शन उठा रहे हैं वो है सेक्शन 141। क्यों? क्योंकि पहले हमें ये पता हो कि कंपनी ऑडिटर के लिए क्या एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट और रिमूवल वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 141 क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। तो सेक्शन 141 में कहा गया है क्या कि ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर बनने के लिए दो चीज़ हो गई, या तो वो इंडिविजुअल होगा या फिर वो फर्म होगा। अगर वो इंडिविजुअल है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? एन इंडिविजुअल शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ ही और शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक इंडिविजुअल कंपनी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल तभी होगा, तभी अपॉइंटमेंट होगी उसकी बीइंग अ कंपनी ऑडिटर, जबकि वो क्या हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को होल्ड किया हुआ हो, तब जाके वो इंडिविजुअल बीइंग अ कंपनी ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल होगा। सेकेंड केस, अगर फर्म है तब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? तो फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ अ सीए इन प्रैक्टिस। अगर पार्टनरशिप फर्म है और जो कि सीए है और प्रैक्टिस में है, तो आ फर्म शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ majority of its partner practicing in India are qualified for appointment, that is they are CA। तो क्या बोला गया, अगर वो फर्म है और फर्म को कंपनी ऑडिटर हम अपॉइंट करना चाहते हैं, पूरी फर्म को, तो हम कैसे, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या देखेंगे? तो उसमें ये है कि इस फर्म के जो मेंबर हैं, जो पार्टनर हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ इट्स पार्टनर मतलब मैक्सिमम पार्टनर क्या होने चाहिए? सीए होने चाहिए। वो प्रैक्टिस कर रहे हो कहाँ में? इंडिया में, और वो अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड हो। अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाइड इंडिविजुअल कैटेगरी क्या थी कि वो सीए हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर सीए हों और वो कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? इंडिया में, तब जाके हम ऐसी फर्म को कंपनी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये तो उसकी एलिजिबिलिटी हो गई और क्वालिफिकेशन सीए हो गई। ओके, तो अब हम देखते हैं दूसरी बात जो कही गई है, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 डील करता है। क्या कहता है? द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। ये पर्सन कंपनी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। कौन कौन? अ बॉडी कॉर्पोरेट, अ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अदर देन LLP मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जैसे जो कि एक कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट हुई होगी, वो एक कंपनी ऑडिटर के लिए अपॉइंट नहीं की जा सकती, मतलब उसे पर्सन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, वो कंपनी ऑडिटर के लिए एलिजिबल नहीं है। कौन? जो कि कंपनी हो, ठीक है, LLP को छोड़ के। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी की ऑडिट होने जा रही है या जो कंपनी है, उसी कंपनी का कोई ऑफिसर या कोई एम्प्लॉय, भाई कोई एम्प्लॉय है वो सीए की डिग्री होल्ड कर रखा है, तो सीए है तो एलिजिबल है इंडिविजुअल बीइंग इंडिविजुअल कंपनी ऑडिटर बनने के लिए। लेकिन चूंकि वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है या उस कंपनी का ऑफिसर है, तो वो क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई हो गया, भले ही वो क्वालिफिकेशन को होल्ड करके क्यों ना रखा हो। थर्ड इज अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय। कौन? अ पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मतलब जो कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं, ठीक है, इट्स सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। मतलब कि जो इंडिविजुअल या फर्म
कंपनी ऑडिटर बनने के लिए अपॉइंट की जा रही है, होने जा रही है, जो एलिजिबल है, उसका कोई भी पार्टनर या कोई भी एम्प्लॉय उस कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉई की कैटेगरी में ना आ रहा हो। मतलब या तो उस कंपनी का जो ऑफिसर या एम्प्लॉई है, मान लीजिए कोई फर्म है, फर्म में जो सीए है, जो प्रैक्टिसिंग पार्टनर हैं, वो उस कंपनी के किसी एम्प्लॉय के भी पार्टनर हैं तो भी वो एलिजिबल नहीं हुए, या उस कंपनी में कोई ऑफिसर काम कर रहा है और इस फर्म की कोई पार्टनर उनके यहाँ भी काम करते हो, उस ऑफिसर के यहाँ भी काम करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में हो गए तो भी वो एलिजिबल नहीं है। मतलब कोई भी पार्टनर या कोई भी एम्प्लॉई उस कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय या उस कंपनी के कोई सब्सिडरी है, कोई होल्डिंग है, कोई एसोसिएट्स है, उसके आप ऑफिसर या एम्प्लॉय हैं या उससे आपका रिलेशन है तो भी एलिजिबल आप नहीं हैं। अब नेक्स्ट कौन हो गया? अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, वो खुद या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट एक्सीडिंग ₹1,00,000। वो खुद या उसका कोई रिलेटिव या उसका कोई पार्टनर उस कंपनी में कोई शेयर्स, कोई सिक्योरिटी या किसी भी तरीके से उनका कोई इंटरेस्ट, उनको कुछ फ़ायदा मिल रहा है जो कि 1,00,000 रुपए से एक्सीड कर रहा है तो भी वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे बीइंग अ कंपनी ऑडिटर। अगर 1,00,000 से कम है और आज तब आपने कोई सिक्योरिटी होल्ड करके रखी है तो आप एलिजिबल हैं, तो आप सीए वहाँ के कंपनी ऑडिटर बन सकते हैं। पर अगर 1,00,000 से ज़्यादा हो गया है तो आप वहाँ के कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते, चाहे आपने होल्ड किया हो या आपका किसी रिलेटिव या पार्टनर ने क्यों ना होल्ड किया हो। नेक्स्ट इज इंडेप्टेड इन एक्सेस ऑफ ₹5,00,000। अगर वो पर्सन जो कि कंपनी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल हो रहा है वो उस कंपनी से 5,00,000 या उससे ज़्यादा रुपए उधार लेके रखा हो, डेप्ट है उसके ऊपर, तो भी वो कंपनी ऑडिटर नहीं माना जा सकता है। और इस सबके पीछे रीज़न क्या होता है कि कंपनी ऑडिटर होने के लिए आपको जो क्वालिटीज़ होती हैं वो मेंटेन होती हैं, जिसमें होती है इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ से इंडिपेंडेंसी जो होती है वो ख़त्म हो सकती है। अगर आपका इंडेप्ट है कंपनी पे तो कंपनी आप उधार ले रखे हो तो ऑब्वियसली आप कंपनी के हित के बारे में करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऑब्लाइज रहोगे, तो आप इंडिपेंडेंसी से वर्क नहीं कर सकते हो, इंडिपेंडेंट होकर वर्क नहीं कर सकते हो, आप बायस डिसीजन लोगे, तो इसीलिए ऐसे पर्सन्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट हैज़ गिवन गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेप्टनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन इन एक्सेस ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड ऑफ ₹1,00,000। आपने मतलब जो कंपनी ऑडिटर बनने जा रहा है उन्होंने अगर कोई गारंटी दे रखी है किसी को जो किस पर्पज़ से, किसी सिक्योरिटी के लिए है या कोई इंडेप्टनेस है, किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में गारंटी दे रखी है, वो गारंटी का अमाउंट 1,00,000 से एक्सीड कर रहा है तो भी आप कंपनी ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज़ बिन रिलेशनशिप, सीधा या मतलब डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से आपका कोई बिजनेस रिलेशन है उस कंपनी से तो भी आप उस कंपनी के कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते, आप डिस्क्वालीफाई हो। और क्या कहा गया है? और कहा गया है इफ़ हिज रिलेटिव इज डायरेक्टर और KMP एटसेट्रा इन द कंपनी, जो ऑडिटर होने जा रहा है, कंपनी ऑडिटर के लिए जो अपॉइंट होने जा रहा है उसका रिलेटिव क्या हो गया है? वो उसका रिलेटिव उस कंपनी का डायरेक्टर है या कोई की मैनेजरियल पर्सनल है तो भी आप उसके कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। मतलब आपका कोई भी रिलेटिव की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 में एक्सप्लेन की गई है। जैसे HUF है तो उसके मेंबर्स हो गए, पार्टनर्स हो गए, या फिर उसमें आपका रूल 2014 में रूल 4 में बताया गया है कि फादर, मदर, स्पाउस, मतलब हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस और सिस्टर हो गई आपकी, ये ब्रदर्स वाइफ हो गई, ये सब के सब रिलेटिव माने गए। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि आपका रिलेटिव कहलाता है वो उस कंपनी का डायरेक्टर है या किसी अच्छी पोस्ट को होल्ड कर रखा है, की मैनेजर पर्सन की पोस्ट को होल्ड कर रखा है, तो वो कंपनी ऑडिटर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्या कहा गया है? फुल टाइम एम्प्लॉय एल्सवेयर। अगर आप यहाँ के तो कंपनी ऑडिटर बनने जा रहे हैं लेकिन आप कहीं और भी एम्प्लॉय हैं तो भी आप कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज ऑडिटर इज मोर देन 20 कंपनीज। अगर आप ऑलरेडी 20 या 20 से ज़्यादा कंपनी के कंपनी ऑडिटर अपॉइंटेड हैं तो आप दूसरी कंपनी के कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते। मतलब अगर ये कहा जाए कि एक ऑडिटर जो होता है, एक इंडिविजुअल कम से कम मैक्सिमम 20 कंपनी तक को होल्ड कर सकता है।
वो 20 कंपनी के कंपनी ऑडिटर बन सकता है, उससे एक्सेस कंपनी का वो कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता। अगर फर्म है तो फर्म में मान लीजिए 3 मेंबर हैं, 3 पार्टनर हैं, तो कितना उनका लिमिट हो गया 60, 20 मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब हर एक पार्टनर के लिए 20 की सीलिंग लिमिट है। तो 60 कंपनीज के वो ऑडिटर बन सकते हैं, उससे एक्सट्रीम वो कंपनी ऑडिटर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, डिस्क्वालीफाई कर दी जाएंगे। कन्विक्टेड पर्सन, आपके अगेंस्ट में कोई केस या लॉ कोर्ट के केस चल रहे होंगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। और इंगेज इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, और अगर आप किसी ऐसी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो जो कि प्रोहिबिटेड है, लाइक आप उनके काउंटिंग्स कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन दे रहे हो, ऑलरेडी आप इस तरह की सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, उनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन दे रहे हो, एडवाइस कर रहे हो, फाइनेंशियल एडवाइस कर रहे हो, उनके काउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हो, और फिर आप वहीं के कंपनी ऑडिटर बनने जा रहे हो, तो आप क्या माने जाओगे, डिस्क्वालीफाई। तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जबकि आपको कंपनी ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कौन कौन एलिजिबल होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, और कब कब वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं कि वो कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकते। Power and duties of company auditor according to Companies Act 2013 section 143। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या पावर एंड ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर। पावर मीन्स जो कंपनी ऑडिटर हैं उनकी क्या क्या राइट्स हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट पावर होता है या फर्स्ट राइट है, दैट इज़ राइट टू एसेस बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कंपनी ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि उन कंपनीज जिसकी वो ऑडिट कर रहे हैं, जिस कंपनी के वो कंपनी ऑडिटर हैं, उस कंपनी के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो डे बुक है या जो भी वाउचर्स वगैरह हैं, कैश बुक है, हर सभी बुक्स को एसेस करने का राइट जो होता है कंपनी ऑडिटर के पास होता है। इवन जो अगर उस कंपनीज की कोई सब्सिडरी कंपनीज हैं तो उन सब्सिडरी कंपनीज के भी रिकॉर्ड को एसेस करने का पावर कंपनी ऑडिटर के पास होता है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स। इनके पास ये राइट होता है कि जब जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स से अगर उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए पर्टिकुलरली किसी टॉपिक को लेके या कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उनसे वो ऑब्टेन कर सकते हैं, और कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय इस चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर सकता, ये उनका राइट होता है। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, राइट टू विजिट ब्रांच। कंपनी ऑडिटर के पास राइट होता है कि वो अगर उस कंपनी की कोई ब्रांच है तो उस ब्रांच में वो विज़िट कर सकते हैं। उस ब्रांच क्योंकि होता क्या है कि ब्रांच के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होते हैं, तो कई बार कंपनीज़ में क्या होता है कि ब्रांच के लिए पर्टिकुलरली अलग से ऑडिटर अपॉइंटेड होता है। तो अगर कोई अलग से ऑडिटर अपॉइंटेड है तो वो जो रिकॉर्ड्स को ऑडिट कर रहा है और अपनी रिपोर्ट्स इन कंपनी ऑडिटर को सबमिट करता है। पर अगर वो ऑडिटर क्वालिफाइड ऑडिटर नहीं है, किसका, ब्रांच का ऑडिटर क्वालिफाइड ऑडिटर नहीं है, तो इन दैट केस कंपनी ऑडिटर की ये राइट भी होती है और ड्यूटी भी होती है कि वो वहाँ पे ब्रांच पे विजिट करके और उसके सारे रिकॉर्ड्स को खुद क्लियर करें, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी ऑडिटर की मानी जाती है कि सब सही है या नहीं है। तो अगर क्वालिफाइड ऑडिटर है तो वो उनके रिकॉर्ड्स पर रिलाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऐसे, अगर नहीं तो फिर वो खुद भी वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। सभी कंपनी ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि जो भी उनकी रेम्यूनरेशन फिक्स की गई है वो उनको पे की जाए, वो उसे रिसीव करेंगे। और कंपनी ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स होती है और रेम्यूनरेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट, right to receive notice and other communication relating to general meeting and attend them। तो जो कंपनी ऑडिटर होता है उनके पास इस चीज़ की भी राइट होती है कि जब कंपनी में जनरल मीटिंग हो रही है, ईजीएम जब होती है, तो हर जनरल मीटिंग की नोटिस उन्हें सेंड की जाए और वो उस मीटिंग को अटेंड भी कर सकते हैं। मतलब ये उनके ऊपर होता है कि वो अटेंड करें या ना करें, ये नेसेसरी नहीं होता है कि वो हर जनरल मीटिंग को अटेंड ही करें, पर हाँ नोटिस उनको सेंड की जाती है। पर ये माना जाता है कि ये अच्छी बात होती है और कंपनी ऑडिटर के लिए कि अगर उनकी रिपोर्ट में कोई क्वालिफ़िकेशन है, मतलब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कोई क्वालिफ़िकेशन अटैच की हुई है, कहीं पर उनको कोई डाउट था, कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको कंपनी से रिगार्डिंग,
तो अपने रिमार्क्स को लेके वो उस मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं, जिससे वो रिमार्क्स या वो क्वालिफिकेशन किसी भी तरीके से मिसअंडरस्टूड या मिस इंटरप्रेट ना किया जाए। तो ये अच्छा बहुत सही होता है कंपनी ऑडिटर के लिए कि वो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। हाँ, ये अलग होता है कि उनको किसी भी क्वेश्चंस के रिप्लाई करना मैंडेटरी नहीं होता है। वो एज एन एक्टिवली वहाँ पे नहीं रहते हैं कि वो कोई वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, किसी वोटिंग में पार्टिसिपेट वो नहीं करते हैं, रेजोल्यूशन जो पास होता है। बट हाँ, उन्हें वहाँ पे बैठ के उसे मीटिंग को सुनने का, डिस्कशंस का पूरा राइट होता है। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट, राइट टू हैव अ लीगल एंड टेक्निकल एडवाइस। अगर कंपनी ऑडिटर्स को अपने किसी भी मैटर में ड्यूरिंग अ ऑडिट कोई टेक्निकल या कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है किसी और प्रोफेशनल या एक्सपर्ट से, तो उनके पास ये राइट होता है कि वो उनसे वो डिस्कस करके अपनी एडवाइस ले सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ हम देखेंगे कि क्या ड्यूटीज़ होती है। मीन सेक्शन 143 में पावर एंड ड्यूटीज़ दोनों को बताया गया है, तो मैंने पावर को एक साइड करके रख दिया कि एग्जैक्टली ये पावर होते हैं। सिमिलरली उनकी ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी मतलब जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्हें करना चाहिए। तो एक कंपनी ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या है ये हम देखते हैं। तो ड्यूटी टू मेक इंक्वायरीज़, कंपनी ऑडिटर्स की ये ड्यूटीज़ होती है कि वो इंक्वायरी करे। इंक्वायरी मीन्स कि जो भी वो अपनी रिपोर्ट्स में अपनी फाइंडिंग्स को रखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग कंपनी की क्या पोजीशनिंग है, ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है। तो इन दैट केस वो ये जो चीज़ रिपोर्ट में मेंशन करने वाले हैं या अपना ओपिनियन फ्रेम करने वाले हैं, उसके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले वो क्या कर ले, इंक्वायरीज़ कर ले। इंक्वायरीज़ लाइक लोन एंड एडवांसेस हैं, तो लोन एंड एडवांसेस कैसे हैं, कंपनी के प्रॉपरली सिक्योर्ड लोन एडवांसेस हैं या नहीं हैं, कोई उन लोन एडवांसेस पे कोई वो नहीं चल रहा है, सूट्स तो नहीं चल रहे हैं, लाइक एनपीए चल रहा हो या कोई प्रॉब्लम हो या आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइप से कोई चीज़ तो नहीं है लोन एंड एडवांसेस को रिगार्डिंग। किस टाइप के लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, तो लोन एंड एडवांसेस के रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी चाहिए। सिमिलरली उनको ट्रांजेक्शन्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए कि मीन्स जो भी कंपनीज़ में ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारी की सारी इंट्रीज होती है कि नहीं, वाउचर्स प्रिपेयर होते हैं या नहीं। सिमिलरली एसेट्स के अकॉर्डिंग उनको इंक्वायरी करनी चाहिए कि कंपनी के एसेट्स सही हैं या नहीं, कंपनी कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, किन शेयर एंड डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, और अगर एसेट्स हैं तो वो वेरीफाई हैं या नहीं, मतलब उनकी ओनरशिप वगैरह, पोजीशन वगैरह को देखेंगे, कोई चार्ज क्रिएट है या नहीं। तो इस तरीके से उन्हें हर एक चीज़ के बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। कोई पर्सनल एक्सपेंसेस उसको रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं कि चार्ज किया जा रहा है, या कंपनी ऐसा तो नहीं कर रही है कि लोन एंड एडवांसेस को डिपॉजिट शो कर रही हो। तो इस तरह से उनको हर एक चीज़ के लिए रिगार्डिंग इंक्वायरी करना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी होती है। ये भी सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग, हम पूरी पावर एंड ड्यूटी सबको सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग ही देख रहे हैं। देन द नेक्स्ट ड्यूटी इज़ व्हाट, ड्यूटी टू मेक रिपोर्ट। ओके, ये भी है कि कंपनी ऑडिटर का, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है मीनिंग वगैरह में ऑडिटिंग में, तो मेन चीज़ होती है ऑडिटर की कि वो ऑडिट करता है, एग्जामिन करता है, जो भी उसके पास फाइंडिंग्स मिलती है उसके बेसिस पे वो अपनी ओपिनियन फ्रेम करता है। और वो अपनी ओपिनियन जहाँ फ्रेम करता है, जहाँ पे ओपिनियन अपनी रखता है, दैट इज़ ऑडिट रिपोर्ट। तो हर एक कंपनी ऑडिटर्स की ड्यूटी होती है कि जो भी फाइंडिंग्स उनको मिली हैं उसके बेसिस पे वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें। अब रिपोर्ट क्वालिफाइड होगी या अनक्वालिफाइड होगी, एडवर्स होगी, डिस्क्लेमर होगी, कैसी रिपोर्ट होगी, वो एक अलग मैटर होता है जो कि उनके ऑडिट एविडेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपनी रिपोर्ट ज़रूर प्रिपेयर करेगी। उनके लिए मैंडेटरी भी होता है, क्योंकि ऑडिट तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। कंक्लूजन हम कहते हैं ना, कोई चीज़ का कंक्लूजन नहीं निकला तो फिर हुआ क्या। तो सेम है कि रिपोर्ट का होना मैंडेटरी होता है। ओके, द नेक्स्ट ड्यूटी इज़ व्हाट, ड्यूटी टू रिपोर्ट अंडर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। देखिए होता क्या है, वाइंडिंग अप नॉर्मली मैं पहले आपको बता दूं, तो वाइंडिंग अप मीन्स होता है कि जैसे जो कंपनीज होती हैं, जब कंपनीज खुद चाहती हैं कि वो क्लोज हो जाएं, शट डाउन हो जाए, मीन्स बंद कर दी जाए पूरी तरीके से, अब उन्हें फ्यूचर में ट्रांजेक्शन्स नहीं करना, फ्यूचर में बिजनेस नहीं करना, तो हम उसे वाइंडिंग अप कहते हैं, बंद होना, ठीक है, वाइंड अप करना, ख़त्म करना।
वॉलंटरी वाइंडिंग अप मतलब कि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से स्वेच्छा से वाइंड अप कर रहे हैं। कौन? कंपनी। बीइंग अ कंपनी आप चाहते हैं कि हमारी कंपनी क्लोज हो जाए। तो अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो उस केस में ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि उस पर रिपोर्ट करे। अब उस पर रिपोर्ट क्या करनी होती है? तो जब भी कभी वॉलंटरी वाइंडिंग अप होता है तो जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपनी सॉल्वेंसी डिक्लेयर करनी पड़ती है, मीन्स डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी होती है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी का क्या मतलब हो गया कि आप सॉल्वेंट हैं, मतलब आप इतने कैपेबल हैं कि जो भी डेब्ट और जो भी लाइबिलिटीज़ आपकी हैं आप उसे पे ऑफ कर सकते हैं। तो जब आप अपनी लाइबिलिटीज़ और डेब्ट को पे ऑफ करते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद आप कंपनी को क्लोज कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि हाँ हम सॉल्वेंट हैं। हम अपनी ये डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेयर करता है बोर्ड कि हाँ हम सॉल्वेंट हैं, हम सब कुछ पे ऑफ करने के लिए कैपेबल हैं। तो वो जो डिक्लेरेशन है वो किस हद तक जस्टिफेबल है, इसकी रिपोर्ट जो है कंपनी ऑडिटर को बनानी पड़ती है। तो ये ड्यूटी होती है कंपनी ऑडिटर की कि अगर कंपनी वॉलंटरी वाइंडिंग अप में जा रही है, वाइंडिंग अप में, तो वो उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करे। द नेक्स्ट इज़ वॉट? ड्यूटी टू हेल्प इन्वेस्टिगेशन। अगर उस कंपनी पे जहाँ के आप कंपनी ऑडिटर है, अगर वहाँ पे कोई इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया है टू इन्वेस्टिगेट अफेयर कंपनीज अफेयर्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इन दैट केस ये कंपनी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर्स की पूरी तरीके से हेल्प करे। उन्हें जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी ओपिनियन चाहिए, जो एक्सप्लेनेशन वो चाहते हैं बीइंग अ कंपनी ऑडिटर या आपसे, तो वो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट? ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड। ओके, ये और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है एक कंपनी ऑडिटर की कि उन्हें अगर कोई ड्यूरिंग अ ऑडिट उन्हें कंपनी में किसी भी तरीके के फ्रॉड की चांसेस लगती हैं और या वो कोई फ्रॉड पाते हैं तो उन्हें उसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है उन्हें उसकी रिपोर्ट करनी पड़ती है। अब रिपोर्ट के लिए केस क्या होता है कि अगर फ्रॉड का अमाउंट, आपको पता होगा कि फ्रॉड का केस मोस्टली ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फ्रॉड लोअर लेवल पे पॉसिबल नहीं होता है, फ्रॉड के लिए मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो अगर जो फ्रॉड हुई है उस फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा होता है तो इन दैट केस उसे आप कंपनी ऑडिटर को सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करनी होती है, मीन्स इसकी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती है। और अगर 1 करोड़ से कम का है फ्रॉड का अमाउंट तो उसे इन दैट केस उनको ऑडिट कमेटी जो होती है उस कंपनी की उसे रिपोर्ट करनी होती है। तो ये एक ड्यूटी होती है कंपनी ऑडिटर की कि फ्रॉड को रिपोर्ट करे। द नेक्स्ट इज व्हाट? ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई और मैटर है जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बीइंग अ कंपनी ऑडिटर आपसे डिमांड की है कि आप इस मैटर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए या इस मैटर में क्या कंडीशनिंग या पोजीशनिंग है कंपनी की, आप एक्सप्लेन करिए, तो आपको उसके रिगार्डिंग भी अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। द नेक्स्ट इज़ व्हाट? कंप्लायंस विथ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। आप जब भी ऑडिट कर रहे हो एज अ कंपनी ऑडिटर तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड गिवन है, ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो जो भी ऐसे गिवन है आपको उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए ऑडिट। मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें मेंशन है, ऐसे 200 में जो बातें कही गई हैं या ऐसे 210 में, 220 में, ऐसे 600 में, 500 में, 510 में, सारे ऐसे इसमें चीज़ें मेंशन है, ऐसे 600, 610, तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो उसमें जो भी चीज़ें मेंशन है, जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, आपको उसे कंपाइल करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग ऑडिट करनी चाहिए। तो नेक्स्ट इज व्हाट? ड्यूटी टू सर्टिफाई द स्टेटमेंट कंटेन्ड इन प्रॉस्पेक्टस। ये ड्यूटी होती है कंपनी ऑडिटर की कि प्रॉस्पेक्टस में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जा रहा है या कंपनी की जो पोजीशन दिखाई जा रही है वो कितना सही है कितना नहीं, उसको सर्टिफाई करें। जो भी स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस में मेंशन किए जा रहे हैं कंपनी की साइड से, तो वो सही है या नहीं, उस पर उसकी सर्टिफिकेशन होना इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये कंपनी ऑडिटर की ड्यूटी होती है। तो इस तरीके से ये हमारी सारी ड्यूटीज़ हो गई, राइट, पावर हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई और कन्फ्यूज़न होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। थैंक यू वेरी मच।